Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Oja Shankar from HIS and today I am back with our daily current affair analysis from the Hindu newspaper. आज भी हमने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है जो हमारे यूपीएससी जर्नी में सप्लीमेंट करने के लिए, हमारे आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने के लिए, हमारे प्रीलिम्स में किस तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को टैकल करने के लिए हमने ये जो सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है उसका आज का 16 अप्रैल 2024 का पार्ट लेके। ठीक है, तो आज भी कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में, और अगर प्रीलिम्स में इनके आसपास कोई क्वेश्चन आया तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का ये जो पहला आर्टिकल है ये है इंडिया टू गेट एबव नॉर्मल मॉन्सून से आईएमडी। किसने बोली है ये बात? आईएमडी। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसने क्या कहा है? इंडिया जो कि है भारत, इसे क्या होने वाला है यहाँ पे? कौन सा नेचुरल इवेंट है? एबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल, मतलब जितना नॉर्मल लेवल है उससे थोड़ा ऊपर एबव नॉर्मल मॉनसून का रेनफॉल होने वाला है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे हुई? एबव नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है मतलब एक तरीके से नॉर्मल ही हो रहा है। ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि न्यूज़पेपर में आ गई? इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि जो नॉर्मल रेनफॉल होता है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे नदियों के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बिल्कुल एप्ट होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, और अभी भी जो रेनफॉल इस साल जो प्रिडिक्ट किया गया है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ही ऊपर है। दैट मीन्स वो भी हमारे क्लाइमेटिक सिचुएशंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए सही होगी। ठीक है, देखते हैं अब इस आर्टिकल में क्या क्या बात लिखी हुई है। क्या है कि आईएमडी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जून टू सितंबर में जो रेनफॉल होने वाली है, जून टू सितंबर में वो 6% मोर देन एनुअल रेनफॉल होगा, जो कि 87 सेंटीमीटर। हमारा जो ईयरली रेनफॉल का एवरेज है 87 सेंटीमीटर, उससे 6% एबव हो। ओके, 6% का इंक्रीज है। और हमारा एनुअल रेनफॉल कितना है? 87 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था? Last year there was a condition called El Nino. What is El Nino? El Nino is very important concept in regards of Indian monsoon and the world monsoon also. I will explain in short. मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में El Nino के बारे में बता देता हूँ। इस सेंट्रल पैसिफिक रीजन में, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के रीजन में क्या होता है ना कि जब वार्मिंग बढ़ जाती, जब वहां का जो वाटर है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो वाटर है, वो जब वार्म कर जाता है तो वो एक्सपैंड करता है। उसके चलते जो है हमारे साइड पे जो मानसून विंड्स होने आने वाली थी वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, उस फेनोमेनन को एल नीनो कहते हैं। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रांग एल नीनो होगा उतनी वीक हमारे यहाँ की मानसून होगी। तो लास्ट ईयर जो था वो एल नीनो बहुत स्ट्रांग था, इस साल कम स्ट्रांग। ठीक है, इसके कम स्ट्रांग होने के कारण हमारे यहाँ पे एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। अब इस एलिनो के साथ एक और कंसेप्ट आता है, लानीना। वो इसका अपोजिट है, एलिनो का अपोजिट है। ये उस इलाके में जब कूलिंग होती है, वो जो वाटर होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का, जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो जो वाटर है उस चीज के चलते हमारे यहाँ पे मानसून ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इंसो का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, मेड जूलिया ऑसिलेशन का कंसेप्ट हो गया। इन सारे कंसेप्ट्स को आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज ये आर्टिकल जो है सेम इस तरीके के मॉनसून पे जो आर्टिकल है ये दो तीन बार आ चुका है पिछले एक हफ्ते। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना होगा। इंडियन मॉनसून मतलब न्यूज में है, इस पे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में तो आने की संभावना बहुत हाई होती है। ठीक है,
तो आपको इस चीज को पढ़ लेना चाहिए। अब क्या है, क्या लिखा जा रहा है कि फॉरकास्ट जो है वो आईएमडी ने दिखाया है, और आईएमडी मई में जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, आईएमडी मई में अपना फॉरकास्ट का रिपोर्ट लाएगी, उसमें ये बात लिखी हुई रहेगी। फिलहाल ये जो बात कही गई है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन लोगों ने बताया। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बेसिक यहाँ की बातें। अब हमें ये समझना है कि जब मानसून सही होता है तो उससे हमारा क्या फायदा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% किसान आज के डेट में भी मानसून पे निर्भर। ठीक है, हमारे यहाँ के फार्मर्स मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। फार्मर्स डिपेंडेंट है मतलब क्रॉप्स डिपेंडेंट है, और जब क्रॉप्स डिपेंडेंट है तो मतलब हमारा फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी इस चीज के चलते इससे डायरेक्टली लिंक्ड। अब अगर मानसून अच्छा होगा, क्रॉप्स अच्छे होंगे, क्रॉप्स अच्छे होंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा एक्सपोर्ट राइज करेगा फूड में। जब हमारा एक्सपोर्ट राइज करेगा तो क्या होगा, हमारा फिजिकल डिफिसिट, हमारा फिजिकल डिफिसिट जो है वो डिक्रीज करेगा। और जब फिजिकल डिफिसिट डिक्रीज करता है तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। आज के अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और ये आर्टिकल है कि मार्च होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस मतलब जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेल, जहां से रिटेलर जो होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो जहां से सामान लेते हैं, वो होलसेल का जो प्राइस है वो इन्फ्लेट हो गया है। इन्फ्लेट मतलब इन्फ्लेशन हुआ है वहां पे, मतलब वहां पे महंगाई, महंगा हुआ है, महंगाई बढ़ गई है। ओके, कितने से बढ़ी है भाई? 3 मंथ, पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ी है, और 0.53% से बढ़ी, मतलब आधे परसेंट के आसपास से बढ़ी है, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में है कि जो ग्लोबल स्पाइक है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में, कमोडिटी की प्राइसेस में, और समर का जो हीट वेव, ये एक्सलरेट नहीं कर पा रहा है, इस ये एक्सलरेट कर चुका है, इसके चलते जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखिए, रशिया यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, हमें पता है। इसराइल हमास में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें पता है। ईरान भी इसमें कूद चुका है, ये भी हम लोग कल देख चुके हैं। इक्वाडोर ने मैक्सिको की जो कॉन्सुलेट है वहां पे, जो वहां पे एम्बेसी है, उस पर अटैक कर दिया है। अलग अलग जगहों पे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इन सारे इश्यूज के चलते जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। जब उसकी कीमतें बढ़ेंगी, when the prices of crude oil will rise, then what will happen? The prices of fuel which we get will rise. जब वो बढ़ेगा तो हमारे लिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, बाकी कमोडिटी की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। रेड सी के पास जब ब्लॉकेज है, जब पर्शियन गल्फ के पास ब्लॉकेज है, तो अफेक्ट तो उस चीज का होगा ही होगा। ठीक है, और समर हीट वेव आ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और उसका भी भुगतान हमें यहीं पे अपने इकोनॉमी में पे भी क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। ये चीज आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते। ठीक है, ये सारी चीजों के चलते क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। ये बात इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात बताई गई है। अब अगर क्वेश्चन में आता है, देखिए यहाँ पे, अब इस आर्टिकल को कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है होलसेल फूड प्राइस पे या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हम लोग कह सकते हैं कि होलसेल फूड प्राइस जो है वो हमारा बढ़ा है। अब उस समय जब एग्जाम होगा तो उस समय क्या कंडीशन रहेगी, उस अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को चेंज करें, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लाइमेट चेंज पे अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे एक फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं। जब हम फूड सिक्योरिटी और होलसेल प्राइस प्राइस इन्फ्लेशन का पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, तो हमारे लिए वो चीज एक एज पॉइंट की तरह का, उस चीज के चलते हमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जिसके जिसका हम लोग एज लेना चाहते हैं वो मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही बताया गया है
अलग अलग कमोडिटीज के बारे में कि फूड इंडेक्स जो है वो कितना बढ़ा है, सीरियल से कितना प्राइस बढ़ा है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क। बल्क मतलब होलसेल। ठीक है, बाई होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस, मतलब जो थोक विक्रेता होता है वो जब खुदरा विक्रेता को बेचता है, मीन्स द होलसेलर व्हेन इट सेल्स द गुड्स टू अ रिटेलर, वो जो होता है, वो स्थिति जो होती है, दैट कंडीशन इज मेजर्ड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, एंड हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट? वो डब्ल्यूपीआई की रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? डब्ल्यूपीआई की रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन? इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, ये याद रखना है, इस पे एमसीक्यू आ सकती है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको ऑप्शन में दे देगा एनएसएस? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? नहीं। कौन है? इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये याद रखना है। और एक और चीज याद रखनी है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो सिर्फ गुड्स में डील करता है, वो सिर्फ गुड्स के बारे में देखता है। ठीक है, ये कभी भी सर्विसेज को अपने अंडर में काउंट नहीं करता है। ठीक है, ये सर्विसेज को काउंट नहीं करता है, ये गुड्स को ही काउंट करता है। ओके, और इंडिया में इसका पहले इस्तेमाल किया जाता था, आज भी इस्तेमाल किया जाता है, बट अब हम लोग डायरेक्टली सीपीआई पे ज्यादा निर्भर है, सीपीआई के फॉर्मूले इन्फ्लेशन को ज्यादा देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, और इसका जो बेस ईयर है, कि जिस ईयर को बेस मान के महंगाई को नापा जाता है, उस ईयर को बेस ईयर कहते हैं, वो 2011-12 है। ठीक है, आज की डेट में वो 2011-12, मतलब जो ये जो भी महंगाई बढ़ती है कि 4% महंगाई है, 5% महंगाई है, उसका जो बेस ईयर हम लोग मानते हैं, दैट इज 2011 12। ओके, एंड व्हाट इज इट्स मेजर क्रिटिसिज्म? इट्स मेजर क्रिटिसिज्म इज दिस इंडेक्स जनरल पब्लिक डज नॉट बाई प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस। मतलब जनरल पब्लिक जो है, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, ये होलसेल प्राइस में सामान नहीं खरीदते हैं, इसलिए होलसेल प्राइस का इस्तेमाल कम से कम या नहीं किया जाना चाहिए। ये इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, और इसी रीजन से डब्ल्यूपीआई से हम लोग सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे शिफ्ट भी हो। तो ये था इस आर्टिकल में, मेजरली यही था। यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है कि किसमें महंगाई बढ़ी है, कितनी बढ़ी है। ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर महीने ये चीज बदलती है, और यूपीएससी डेटाज नहीं पूछता है ये छोटे छोटे। ठीक है, तो इसलिए हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। ओके, देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस आर्टिकल डील्स अबाउट आर्कटिक एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया। आर्कटिक एरिया, इंडिया आर्कटिक इम्पेरेटिव। अब आर्कटिक एरिया कौन सा एरिया है? देखिए, अब अगर ये हमारा अर्थ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आर्कटिक एरिया है, और यहाँ पे अंटार्कटिक है। ये हमारे नॉर्थ पोल पे लाई करता है, और ये जो है वो हमारे साउथ पोल पे लाई करता है। अब ये जो इलाका है, ये दोनों इलाके जो है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे रिसीव वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोलर, एंड दैट्स वाई ये जो एरिया है, ये पोलर एरिया है, मतलब कि ये आइस कवर्ड एरिया है। ठीक है, ये इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, आर्कटिक भी और अंटार्कटिक भी। अब क्या है कि इन इलाकों में रिसर्च करने के लिए, एक्सपेडिशंस करने के लिए सारे देश अपने अपने वहां पे छोटे छोटे मिशंस लगाते हैं। मिशंस मतलब रिसर्च सेंटर्स लगाते हैं, और उसी चीज के बीच में इंडिया ने भी अपना एक रिसर्च सेंटर वहां पे लगाया है। उसका नाम है हिमाद्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिएगा। मे बी एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट देके पूछते कि गंगोत्री इज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन, नहीं, हिमाद्री। हिमाद्री है हमारा आर्कटिक में। ठीक है,
और ये कहाँ पे है? स्वालबार्ड इन नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री जो है, मैं आपको मैप में शो करता हूँ। ये देखिए, जब हम लोग यूरोप का मैप देखेंगे, ये स्कैंडिनेविया वाले रीजन में, जो नॉर्दर्न यूरोप में, यहाँ पे ये कंट्री है नॉर्वे। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनको माना जाता है। इस कंट्री के जो नॉर्थ में ये इलाका है, जो नॉर्वे का ही एरिया है, यही जो है वो सोनभद्र का है। ठीक है। और यहीं पे जो है वो क्या है, हमारी हिमालय। ठीक है। इसी एरिया में हमारी जो रिसर्च सेंटर है, ये जो एरिया है, यहीं पे हमारा रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री। और वहां पे स्पेशल क्या हो गया है इस बार, कि ये तो बहुत टाइम से है। इस बार स्पेशल ये हुआ है कि फर्स्ट टाइम इंडियन साइंटिस्ट एक्सपेडिटेड दैट एरिया इन विंटर्स। ठंड के मौसम में पहली बार उस एरिया पे रिसर्च एंड बाकी जो एक्सपेडिशन के वर्क किए गए हैं, वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने किया है। ठीक है। कैसे किया है वो बहुत, क्योंकि अब देखिए वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। 6 महीना दिन होगा, 6 महीना रात। दिन रात मतलब सूरज की रोशनी वहां बहुत कम आएगी, या फिर सूरज की रोशनी जब आएगी तो वो रात वहां पे नहीं होगी, क्योंकि उसका टिल्ट है ना हमारे अर्थ का 23.5 डिग्री का, इस चीज का। ठीक है। तो वहां पे जो साइंटिस्ट है उनको एक्लेमेटाइज होना पड़ा है बहुत ज्यादा, अपने इक्विपमेंट्स में और अपने गैजेट्स में चेंज लाने पड़े हैं। उसके बाद इसमें इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है। अब ऐसा स्टेप इंडिया ने क्यों लिया है पहली बार? इसलिए लिया है क्योंकि जो आर्कटिक का रीजन है, वहां पे बहुत तेजी से स्नो जो है वहां का वो मेल्ट कर, ओके, जो आर्कटिक का स्नो है वो बहुत तेजी से melt, और उस चीज का लोग फायदा उठाना चाहते हैं। हर एक देश, पूरी दुनिया इकोनॉमिक सेंस में उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। फायदा क्या उठाना चाहते हैं? कि जब वो इलाकों के हम लोग स्नो जो भी जब पिघल जाएगा, तो वहां पे से सी रूट निकलेगा, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो निकलेंगे। उन रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के तौर पे। जो सी रूट का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आर्कटिक वॉज वार्मिंग फास्टर देन प्रीवियसली, ये बात मैंने बता ही थी, और इसी से चलते नॉर्दर्न सी रूट ओपन हो जाएगा। नॉर्दर्न सी रूट ओपन हो जाएगा। अब देखिए, मैं पहले नॉर्दर्न सी रूट आपको ये जो इलाका है, ये वाला, ये जो रूट है, इस रूट को नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। अभी जो ट्रेड होता है, मान लीजिए, वो इस रूट से होता है, ये काफी लंबा हो जाता है। बहुत सारे देश जो है, खासकर आर्कटिक नेशंस, ये ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे ये रूट खुल जाए। ठीक है। उससे फायदा होगा कि फ्यूल कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे, टाइमिंग कम लगेगी। ये चीज एक फैक्टर। ठीक है। ये वो लोग चाहते थे, बहुत सारे देश ये चीज चाहते हैं। दूसरी चीज, हमारा एक ग्लोबल इमेज बनेगा। अब जैसे इसरो इसरो के थ्रू हमने एक ग्लोबल इमेज बनाया कि हम लोग स्पेस एक्सपेडिशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने चंद्रयान भेजा, हमने मिशन ऑन मार्स भेजा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आर्कटिक में भी बहुत अच्छा काम। एक तो वो चीज होगी। ठीक है। अब वहां पे कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन आ गया हुआ, तो उसमें हम लोग करके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं। दूसरा, ये जो रूट है, नॉर्दर्न सी रूट, ये ओपन हो रहा है, इसकी बात हो गई। एंड थर्ड चीज, जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स क्या है? चाइना वहां पे बहुत ज्यादा पैसे लगा, आर्कटिक में चाइना इज इन्वेस्टिंग टू मच इन आर्कटिक। रशिया हैज प्रोवाइडेड, क्योंकि देखिए अभी इस एरिया में जो आर्कटिक का एरिया है, उस एरिया में, ये इस एरिया में जो है, यहाँ पे ये तो पूरा एरिया रशिया का भी इसमें आता है। तो उसमें रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन क्राइसिस के दौर में चाइना से मदद लेने के लिए बहुत सारे इलाके चाइना को दिए हैं, जहाँ पे चाइना अपना एक्सपेडिशन कर सकता है। Then here to counter the narrative of China, or to show that India is also doing the same kind of work, but for the development of whole humanity, for the development of whole global arena, India is doing it. इस चीज के लिए भारत ये काम कर रहा है कि हम लोग तो भाई इस चीज में हैं। ओके। और प्रॉब्लम ये है यहाँ पे क्रिएटेड,
मतलब अभी तक ये इसका सीधे सीधे से इस बात का प्रूफ नहीं है। अगर वो जो बर्फ है आर्कटिक का वो पिघल जाएगा तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ही है। ये देखिए मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ करने की कितनी बड़ी आदत है या गंदी, क्या मतलब उसको कह सकते हैं, ये इंसानों की कितनी बड़ी क्रूरता है कि नेचर ने पृथ्वी हमें जिस तरीके से सौंपी थी, अब हम लोग चाहते हैं कि वहां पे कुछ मिनरल है, उसके लिए वहां का बर्फ भी पिघल जाए, हम लोग वहां से भी इकोनॉमिक एक्सपेडिशन करें। अब वहां पे भी दो धड़े बटे। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसके चलते इशू क्रिएट, इशू कैसा क्रिएट होगा कि हो सकता है कि उसका हम लोग को अलग से इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं नहीं, उससे हमें फायदा होगा वहां पे मिनरल्स को हम लोग बेच के, या उसके किसी तरीके से उसको मतलब एक्सप्लॉइट करके हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकाल लें। इंडिया इस चीज के तरफ हमेशा से खड़ा रहा है कि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमें नेचर को सेव करना है, वी हैव टू डू बेटर फॉर ह्यूमैनिटी इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग। ठीक है, एंड जनरली इंडिया एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं हिमालय से, वो हमारे यहाँ पे, हमें उनको भी सेव करना है। हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में स्पेशली एक हिमालय के लिए बात की, उस चीज का भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यही बात है। और इंडिया ने कोई अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी वहां पे क्लियरली अभी तक बनाई नहीं। और इस आर्टिकल में और कोई इम्पोर्टेंट बात अगर उस तरीके से देखी जाए तो नहीं है। आप लोग एक बार अगर मन करे तो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। इंडिया ने अगर मेजरली कुछ काम किया है उस एरिया, तो वो काम किया है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, जो इंडिया में भी बड़े तौर पे और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो है वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। इन चीजों पे इंडिया ने नॉर्वे में भी काम किया है। उस नॉर्वे के साथ हमारे वैसे भी अच्छे टर्म्स हैं। ठीक है, इंडिया के नॉर्वे के साथ काफी अच्छे टर्म्स। तो नॉर्वे की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन पे भी। अब देखिए, साइंटिफिक एक्सपेडिशन हो रही है, वहां पे अगर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बढ़िया टेक्निक निकाला जाए, कोई बेस्ट प्रैक्टिस का वहां पे इजाद होता है, देन दैट बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी यूज इन आवर डोमेस्टिक सेंस टू। हम लोग उसका इस्तेमाल अपने यहाँ कश्मीर में, लद्दाख में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रेड सी का जो इलाका है, वहां पे पानी वाला जो इलाका होगा, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का जो करना है, उसको हम लोग एक बेस लाइन मान के अपने कोस्टल एरियाज में काम कर सकते हैं। वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, इन सब पे काम कर सकते हैं। और इन सब पे जब हम लोग काम करेंगे, इससे हम लोगों को क्या फायदा हो, इंडिया को उससे बेनिफिट होगा कि हमें 2070 तक क्या हमने टारगेट किया है, नेट कार्बन जीरो इमिशन। इस टारगेट को हम लोग तभी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जब इस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे तो हमारा एक तो ग्लोबल इमेज और ये सारी चीजें तो अलग की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही तौर पे तभी हो पाएगा, क्योंकि हमें ये अर्थ जो है वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी हालत में छोड़ के जाना है, ना कि और खराब हालत। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात हो गई। और एक और चीज यहाँ पे लिखी है कि द सिक्स पिलर टू कॉम्प्रोमाइज इंडियन आर्टिक पॉलिसी। छह पिलर्स हैं मेजरली इंडिया के आर्टिक पॉलिसी में। वो क्या है? इकोनॉमिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्टिविटी है, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, और नेशनल कैपिटल बिल्डिंग। तो इन्हीं छह छह पिलर्स के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। और सारी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी और नॉर्वे की साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों साथ में मिलकर इस चीज को आगे बढ़ें। मैं आपके जो मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, अब आपको याद इसमें क्या क्या रखना है। वहां पे जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है? हिमाद्री नाम है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि हमारा एक्सप्लोरेशन वहां पे जो है वो किस चीज के चलते हो रहा है, रेड सी रूट क्या है, जो तीनों पॉइंट्स है हमारे इकोनॉमिक सेंस में, इन्वायरमेंटल सेंस में, ये सब, और जियो पॉलिटिकल सेंस में, ये हमें अपने ध्यान पे रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अब ये चौथा न्यूज है आजकल, ये है
कि गुड्स एक्सपोर्ट हिट 41.6 बिलियन इन मार्च। गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया ने बढ़ाया है। वो कितना हो गया हमारा गुड्स का? 41.68 बिलियन इन डॉलर्स। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज है। जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक वर्चुअस साइकिल चलती है। जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो हमारी फिजिकल डिफिसिट कम होगी। जब हमारा फिजिकल डिफिसिट कम होगा तो क्या होगा कि हमारे गवर्नमेंट पे, हमारे एक्सचेकर पे बर्डन कम आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। और क्या होता है? और क्या हुआ है, एक और इस चीज में बढ़िया बात हुई है एक और, कि 0.67 डिक्लाइन हुआ है। ये जो है अभी 41.68 मिलियन, ये लास्ट ईयर से पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा, 12 महीनों में। बट लास्ट ईयर जुलाई से 0.6% कम है। खैर धीरे धीरे वो भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंडिया विल डू दैट। डेफिनेटली हम लोग एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे ही। बट द बेस्ट पार्ट इज इम्पोर्ट्स। जो हमारे इम्पोर्ट्स, जो हम लोग बाहर से विदेशों से सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो ड्रॉप हुआ है। कितने से ड्रॉप हुआ है? 6% से ड्रॉप हुआ है। 6% हमारा इंपोर्ट कम हो गया है। अब देखिए, इंपोर्ट कम हुआ है मतलब हमारे पैसे बाहर कम जा रहे हैं, और इंपोर्ट बढ़ा है मतलब बाहर से पैसे ज्यादा आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हमारा फिजिकल डिपॉजिट घटेगा। और जब ये घटेगा तो एक्सचेकर पे बर्डन कम होगा, और जब बर्डन कम होगा तो उसका क्या बेनिफिट है? हम लोग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एसेट्स क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं, कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंट को और ज्यादा अच्छी दिशा प्रोवाइड कर पाता है, उसका पेस और इंक्रीज होता है। एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल which we have already discussed. And now we are going to our last article. काफी छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है भी नहीं बहुत ज्यादा, बट फिर भी एक बार ये चीज देख लेने की है कि तालिबान कमिटेड, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स। तालिबान जो है वो कमिटेड है, मतलब वो कह रहा है कि मैं, जो हमारी माइनॉरिटीज थी, मतलब हिंदूज जो रहते थे और सिख्स जो रहते थे, उनके राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। मतलब अब देखिए, ये भारत, इंडिया, हमारा जो ये वाला रीजन है, 106 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर डायरेक्टली शेयर। अभी ऑल्दो ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में है, पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, बट हमारा अफगानिस्तान से डायरेक्ट बॉर्डर लगता है, और अफगानिस्तान से हमारे काफी अच्छे रिलेशन। ठीक है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाने से लेके वहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अब देखिए, मैप को आपको ध्यान से देखना होगा। ये जो लाइन है उसको कौन सी लाइन कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्टीशन की जो लाइन है, उस लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? ठीक है, ये आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अब क्या है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया था कि जब तालिबान का शासन आया था तो बहुत सारे लोग वहां से रिफ्यूजी के तौर पे आए थे इंडिया, और इंडिया ने उन सारे लोगों को मतलब टेम्पोरली उस समय आने दिया था। जब तालिबान की सरकार आई थी, वहां की गवर्नमेंट को रिमूव करके, तो इंडिया में बहुत सारे लोग रिफ्यूजी के तौर पे आए थे। ठीक है, जिसमें पार्टिकुलरली सिख्स थे एंड हिंदूज थे, बिकॉज नियरेस्ट कंट्री जो थी वो उनकी इंडिया थी। और इंडिया वैसे भी नेचुरल होम माना जाता है हिंदू का, सिख का, क्योंकि यहीं से तो ये धर्म निकले हैं, भारत से ही धर्म। बट अब क्या कहना है तालिबान की जो जस्टिस मिनिस्ट्री है उसका, कि प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, जो भी प्रॉपर्टी की राइट्स हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उन लोगों की, हिंदुओं की और सिख्स की, उनकी हम लोग पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। वहां पे वो लोग वापस आ सकते हैं, वहां पे ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, उनका कहना है। और
क्यों? क्योंकि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे कल्चर में, हमारे देश में बहुत बड़ा है, तो उनको हमारे देश से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। ये वहां के तालिबान का नया स्टेटमेंट है। अब इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितना नहीं, ये समय बताएगा। बट आज की बात यही है, ऐसा तालिबान क्लेम कर रहा है। इसी चीज में मैं आपको एक चीज, एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ना, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कभी एक बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत एक बुद्धा की मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, उसको हम लोग कहते थे बामियान बुद्धा। बामियान बुद्धा हुआ करते थे यहाँ। जो पिछली बार तालिबान की सरकार आई थी, तो उन्होंने बामियान बुद्धा के स्टैचू को उड़ा दिया, तोड़ दिया। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक 6th सेंचुरी बीसी की साइट, इतनी पुरानी साइट, उसको आपने सिर्फ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप एक रेडिकलाइजेशन करना चाहते थे समाज। और अभी आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो सकता है आपका हृदय परिवर्तन हो गया हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया हो, आप सच में ऐसी बात कर रहे हो, यू विल प्रे फॉर दैट। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि वहां पे हिंदूज और सिख वापिस आए, उनका एक यूनिक प्रोस्पेक्ट है, 1980s तक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और हम लोग उनको प्रोटेक्ट करें। अब ये चीज हमारे देश से कैसे रिलेटेड है? हमारे देश से ये ऐसे रिलेटेड है कि हमारे कंट्री में, इंडिया ने पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, इन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए एक नियम लाया था, उसका नाम है CAA, जिसका नोटिफिकेशन भी पास हो गया है। इस सीए के नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोग जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के चलते ये अफगानिस्तान का ये जो न्यूज है माइनॉरिटी से रिलेटेड, वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस चीज के रिगार्डिंग बात हो सकती है। तो हम लोग इसलिए सीए को भी ध्यान से पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन उसका आया है, और ये अफगानिस्तान वाली बात से भी रिलेटेड ये चीज होगी। ठीक है, इस तरीके से आज की हमारी एनालिसिस खत्म होती है। कल फिर इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे, एंड वी विल सी व्हाट्स इन द न्यूज पेपर ऑफ 17th अप्रैल। अभी के लिए आप लोगों को हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ योर फीडबैक, open the comment section is totally open. You can give your comments there. Okay, for now, signing out, Ojar Shankar. Have a great day.